नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम तीसरे अतिरिक्त व्याख्यान में पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, अब तक की आयु में आपने कभी न कभी किसी न किसी प्रयोजन से किसी न किसी व्यक्ति को या कार्यालय को कोई न कोई पत्र अवश्य लिखा होगा। और कुछ नहीं तो आपने अवकाश के लिए अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय को ही पत्र लिखा होगा। परंतु क्या आपने कभी ये विचार किया है कि जो हम पत्र लिखते हैं, क्या उसे हम मनमाने ढंग से लिख सकते हैं या उसका कोई एक निर्धारित प्रारूप है? तो प्रिय छात्रों, पत्र लिखना भी एक कला है, उसका भी एक निर्धारित प्रारूप है, उसको भी लिखने का एक ढंग होता है। न केवल व्यक्तिगत कार्यों के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका भी एक ढंग होता है, बल्कि सरकारी कामों के लिए, औपचारिक कार्यों के लिए भी जब पत्र लिखते हैं तो उसका भी एक निर्धारित प्रारूप होता है। और इसीलिए सामान्य हिंदी कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी कामकाज में किस प्रकार से हम पत्र लिखें, इसको सिखाने और बताने के लिए एक अंश, एक इकाई पत्र लेखन का रखा गया है। तो आज हम उसी अंश को, उसी पत्र लेखन वाले अंश को पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक प्रभावशाली, सुव्यवस्थित और हर प्रकार से पूर्ण पत्र कैसे लिखा जा सकता है। प्रिय छात्रों, आज इस व्याख्यान में हम ये जानेंगे कि पत्र होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, विषय वस्तु और भाषा कैसी होनी चाहिए पत्र की, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे 2-3 पत्रों के माध्यम से कि उसकी संरचना या स्वरूप कैसा होता है। तो आइए देखते हैं क्रम से इन सभी विषयों पर, इन सभी अंगों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पत्र क्या होता है। तो आप देखेंगे कि पत्र जो है वो संवाद का या भावनाओं को व्यक्त करने का या फिर सूचना के संचार का, सूचना के संचार का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, उसे देना है, तो उस सूचना को देने का एक माध्यम है, एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसके अतिरिक्त वो अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, अपनी भावनाओं को अपने आत्मीय जनों तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। और चूंकि साहित्यकारों के द्वारा भी इस तरह के पत्र लिखे गए हैं और बाद में चल करके उन पत्रों का संग्रह करके एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता है, तो इस आधार पर साहित्यकारों के पत्र साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखे जाने के कारण एक विधा का भी रूप धारण कर लेते हैं। और आधुनिक गद्य साहित्य में पत्र लेखन एक विधा भी है। पत्रों से संवाद स्थापित किया जाता है, ये उसका मुख्य गुण है। और जिस समय आधुनिक संचार के माध्यमों का अभाव था, जैसे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, तार हो गया था बीच में, ईमेल हो चुका है, अब एसएमएस हो चुका है, जब तक ये सब नहीं थे तब तक पत्र लेखन दूर बैठे व्यक्ति तक संवाद करने का एक प्रमुख माध्यम था। और आज भी ईमेल, एसएमएस ये पत्र लेखन का ही एक रूप है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक और तीव्र रूप हों। उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है माध्यम के बदल जाने के कारण। पहले कागज़ों पर पत्र लिखे जाते थे तो उनका स्वरूप दूसरा होता था, अब वो कंप्यूटर से, फ़ोन से, कीपैड से लिखे जा रहे हैं तो उनका रूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन है वो पत्र लेखन का ही एक माध्यम। तो आप देख रहे हैं कि पत्र लेखन आवश्यक है संवाद के लिए,
भावनाओं और सूचनाओं के संचार के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए। और जो साहित्यकारों के पत्र होते हैं वे एक विधा के रूप में आगे चल कर के आलोचकों के काम आते हैं। उनके माध्यम से उस समय के साहित्य लेखन को परखने और जांचने का प्रयास किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं कि पत्रों के प्रकार कितने हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के पत्र देखने को मिलते हैं, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ये औपचारिकतावश लिखे जाते हैं। इनमें बंधा बंधाया प्रारूप होता है, भाषा भी इसकी औपचारिक होती है और इसका एक निश्चित ढंग होता है लिखने का। ये सरकारी प्रयोजनों से लिखे जाते हैं, जैसे एक विभाग का व्यक्ति दूसरे विभाग को लिख रहा है, शासन विभाग को लिख रहे हैं, आम जनता सरकार को लिख रही है। तो ये जो सरकारी प्रयोजनों के लिए पत्र लेखन होता है इसे हम औपचारिक कहते हैं, क्योंकि इसमें भावनाओं, आत्मीयता के लिए ज़्यादा स्थान नहीं होता है, इसमें सूचनाओं का महत्व होता है। और दूसरे प्रकार का जो पत्र होता है अनौपचारिक, इस प्रकार के पत्र में सूचनाओं के साथ साथ भावनाओं का महत्व भी होता है। इसमें जो रिश्ते नाते से जुड़े हुए लोग हैं उनको पत्र लिखा जाता है, जैसे पुत्र पिता को लिखता है, भाई बहन के बीच का जो पत्राचार होता है या मित्र के बीच का जो पत्राचार है। तो इसमें उतनी औपचारिकता नहीं निभाई जाती, इसके लिखने का ढंग भी थोड़ा सा अनौपचारिक होता है, आत्मीय होता है। उसमें आप अपने ढंग से बातें कह सकते हैं। औपचारिक पत्रों में ये बात नहीं है। औपचारिक पत्रों में आपको निश्चित रूप से एक ढंग से ही लिखना है, और जबकि अनौपचारिक पत्रों में आपको निश्चित रूप से एक छूट प्राप्त है, आप अपनी भावनाओं को वहाँ व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि औपचारिक पत्रों और अनौपचारिक पत्रों के उपभेद कौन कौन से हैं। तो औपचारिक पत्रों में जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सूचनाओं का महत्व होता है और लेखन शैली कैसी है, औपचारिक होती है, बनी बनाई होती है, बंधी बंधाई होती है। तो इसमें 4 तरह के पत्र आते हैं। कार्यालयी पत्र, जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा विभागों को लिखे जाते हैं, और प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र, रिक्वेस्ट लेटर और एप्लीकेशन है। तो ये अवकाश के लिए, जब छुट्टी के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं या किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, तो ये सारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार से संपादकीय पत्र होते हैं, जो आप किसी अखबार के संपादक को लिखते हैं। उसमें कोई शिकायत होती है, समस्या होती है, सुझाव होता है, या कोई अपील करना चाहते हैं या कोई निवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे पत्र भी औपचारिक श्रेणी में ही आते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक पत्र होते हैं जिन्हें बिजनेस लेटर कहा जाता है, और ये दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी वाले लोग या कोई छोटा मोटा कार्य व्यापार करता है, तो वे भी कोई चीज़, कोई सामान मंगाना होता है, वो कंपनी को लिखते हैं। तो उसका भी एक निर्धारित प्रारूप होता है, और जो वाणिज्य के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसे बीओ कहा जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उसका हिस्सा ये भी है कि उसमें ये जाने आप अच्छी तरह से कि पत्र लेखन कैसे करना है, कैसे अकाउंट तैयार करना है, पत्र कैसे लिखना है। तो उसमें ये बिजनेस लेटर पढ़ाए जाते हैं। अब आप देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में भावनाओं को महत्व होता है और लेखन शैली जो है वो अनौपचारिक होती है। इसमें व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र या किसी रिश्तेदार नातेदार को जो पत्र आप लिखते हैं। बधाई पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र हैं, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, ये सारे व्यक्तिगत किस्म के होते हैं। और इनमें प्रारूप जो होता है वो थोड़ा शिथिल होता है। आप निर्धारित प्रारूप से हट करके भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र थे। आगे हम देखें कि पत्रों के अंग और प्रारूप क्या हैं। तो प्रिय छात्रों, पत्रों के मोटे तौर पर ये 6 अंग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है संबोधन।
आप सेवा में कहते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक लिख रहे हैं, मान लीजिए पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। इसी संबोधन के ही नीचे अभिवादन भी होता है, वो भी इसी का हिस्सा है। पिताजी को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में यह अभिवादन देखने को मिलता है। औपचारिक पत्रों में यह अभिवादन की आवश्यकता नहीं, वहाँ आप सीधे पदनाम लिखते हैं और फिर उसके बाद विषय लिख करके विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पत्रों का प्रमुख हिस्सा है विषय वस्तु। क्या कहना चाहते हैं आप, और उसके दो अंग होते हैं। पहले अंग में, औपचारिक पत्रों में, पहले अंग में तो आप समस्या या सूचना देते हैं, समस्या का निरूपण करते हैं, या कोई सूचना है तो सूचना देते हैं पहले पैराग्राफ में। और ज़्यादा बड़ा पत्र है तो वो क्रमांकित कर दिया जाता है 1 2 3 4 5 क्रम में, तो वो आप सूचनाएं देते हैं या समस्याएं रखते हैं। और फिर विषय वस्तु का दूसरा हिस्सा होता है वो प्रार्थना या अनुरोध जो आप चाहते हैं। तो पहला पार्ट हुआ विषय वस्तु का, सूचना या समस्या, और दूसरा हिस्सा हुआ प्रार्थना या अनुरोध। क्या आप चाहते हैं, इन सूचनाओं को दे करके आप चाहते क्या हैं जिसे आपने पत्र लिखा है। और फिर तीसरा हिस्सा होता है समापन। विषय वस्तु के नीचे समापन होता है जहां आप सधन्यवाद, भवदीय लिखते हैं। भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, इस तरह के शब्द जो है वो औपचारिक पत्रों में। और अनौपचारिक पत्रों में आपका बेटा, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, पिता को लिख रहे हैं, बड़े को लिख रहे हैं। बड़ा अगर छोटे को लिख रहा है तो शुभेक्षु, हितेक्षु, आशीर्वाद देते हुए लिखते हैं, वहाँ समापन होता है। पता एवं तिथि पत्र का अनिवार्य हिस्सा है। अगर पता और तिथि नहीं तो उस पत्र को भेजा भी नहीं जा सकता, और दिनांक नहीं है तो उसकी जो प्रामाणिकता है वो भी संदिग्ध हो जाती है। कोई सरकारी पत्र ऐसा होता है जिसमें आपको आवश्यकता होती है कि आप संलग्नक लगाएं। संलग्नक का मतलब क्या होता है, लगाना, लग्नक, लगना। तो क्या जोड़, जो कुछ भी जोड़ते हैं आप एक्स्ट्रा उस पत्र के साथ, अतिरिक्त उस पत्र के साथ, उसे संलग्नक कहा जाता है। मान लीजिए नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो उसके साथ अपनी शैक्षिक प्रमाण पत्र भी लगाएंगे जिनमें अंक पत्र होंगे, प्रमाण पत्र होंगे, जिनमें और दूसरे तमाम जो आवश्यक पत्रजात हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह के जब पत्र आप उनमें जोड़ देते हैं और उसको मेंशन कर देते हैं, उसको लिख देते हैं कि ये पत्र इनके साथ संलग्न है, तो वो कहलाता है संलग्नक। ये अक्सर दिनांक के नीचे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पत्र को एक से अधिक व्यक्तियों के पास भी भेजना पड़ता है। तो मुख्य रूप से तो आप संबोधन में जिसे भेज रहे हैं वो जाएगा ही, उसकी एक प्रति, उसकी एक कॉपी आप जो है वो किसी दूसरे अधिकारी को भेज रहे हैं औपचारिक रूप से, तो नीचे उसकी संख्या डालते हुए ये लिख दिया जाता है कि इस अधिकारी को इस कार्य हेतु ये पत्र प्रेषित है, इसकी प्रतिलिपि प्रेषित है, पूरा पत्र नहीं, उसकी जो कॉपी है वो प्रेषित है। तो वहाँ प्रतिलिपि की भी आवश्यकता होती है। लेकिन मुख्य रूप से अनौपचारिक पत्रों में इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और औपचारिक पत्रों में भी इन 4 ही अंगों को देखा जा सकता है, और कभी कभी आवश्यकता अनुसार ये 6 अंग ही उपयोग में आते हैं। तो इस प्रकार से इसके 6 अंग हैं, ये हम देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि पत्र जो हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पता और तिथि हम डालते हैं। आजकल पत्र लेखन की 2 विधियां प्रचलित हैं। एक विधि तो ऐसी है जिसमें पता और तिथि सबसे ऊपर ही कागज़ पर लिख दिया जाता है, स्थान का नाम लिख दिया जाता है और तिथि भी लिख दी जाती है। तो एक विधि तो ये है, लेकिन जो आपकी परीक्षा में आपसे अपेक्षा की जाएगी वो दूसरी विधि है, जो इस प्रकार से है कि बाईं तरफ दिनांक और स्थान के नीचे, जो दिनांक है वो बाईं तरफ पत्र जहाँ समाप्त होगा वहाँ पत्र में बाईं तरफ नीचे आप दिनांक और स्थान लिखेंगे, समापन के सामने ही बाईं तरफ। और दाहिनी तरफ आप समापन का जो शब्द है वो लिखेंगे, जैसे भवदीय है या आपका है, और उस नीचे, उसके ठीक नीचे हस्ताक्षर, उसके बाद पूरा नाम कोष्ठक में, फिर पता,
और फिर दूरभाष, कोई फ़ोन नंबर वगैरह है, और ईमेल आदि लिखेंगे। तो ये दोनों प्रकार की विधियां प्रचलित हैं, लेकिन प्रिय छात्रों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो अपेक्षा की जाती है वो आप दूसरी विधि को ही आप उपयोग में ले आएँ, वही आपके मूल्यांकन में देखा जाएगा। ये टिप्पणी आप देखें जो की गई है कि कभी कभी आप देखेंगे कि औपचारिक पत्रों में सबसे ऊपर, सेवा में से भी ऊपर प्रेषक लिखा होता है और वहाँ उस अधिकारी का पता दिया होता है जो अधिकारी उस पत्र को भेज रहा होता है। तो औपचारिक पत्रों में, शासकीय पत्रों में ये देखने को मिलता है। तो अब आइए इसके एक एक अंग पर विचार करते हैं पत्र लेखन के। तो सबसे पहला है संबोधन। तो मैंने पहले ही जिक्र किया है कि संबोधन जो औपचारिक पत्र में होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि पहले लिखा जाता है सेवा में, और अंग्रेजी में जिसे टू कहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं सेवा में, और ठीक सेवा में के बाद कॉमा लगता है, और कॉमा के ठीक नीचे पद नाम लिखा जाता है जिसको हम वो पत्र लिख रहे होते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि पद नाम के पहले ही श्रीमान या कुछ इस तरह का संबोधन लगाया जाता है। तो ऐसा उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि जब आप सेवा में शब्द प्रयोग करते हैं तो आपने संबंधित अधिकारी को या जिसे आप संबोधित कर रहे हैं पर्याप्त सम्मान दे दिया है। तो अलग से अब आपको फिर से कोई ऐसा सम्मानजनक संबोधन लगाने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे पद नाम लिखें, उसको कॉमा लगाएं, फिर उस पद पर जहां वो कार्यरत हैं उस जगह का स्थान का नाम लिखें, उसको 2-3 हिस्सों में लिखा जाता है, और फिर उसके बाद आप आगे जो पत्रों का प्रारूप होता है उसको फॉलो करें, उसका अनुकरण करें। इसी प्रकार से औपचारिक पत्रों में कुछ अर्धशासकीय पत्र भी होते हैं। अर्धशासकीय, ये पूरी तरह से सरकारी पत्र नहीं होते। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को, एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को आत्मीयता के साथ जब संबोधित करता है तो वो जब संबोधन करते हैं तो वहाँ लिखते हैं प्रिय महोदय, डियर सर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्रिय महोदय। तो ये अर्धशासकीय प्रवृत्ति का जो पत्र होता है वहाँ प्रिय महोदय लिखा जाता है, नहीं तो शासकीय में सीधे आप लिखते हैं सेवा में या पदनाम उसका लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र थोड़े भिन्न होते हैं। अगर कोई ज्येष्ठ या वृद्ध को लिख रहे हो आप, और आप जो है वो उनसे उम्र में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, तो उस पर आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, पूजनीय इस तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। और अगर आपके बराबरी का है कोई व्यक्ति तो उसे प्रिय, प्रियवर, प्यारे ऐसा बोलते हैं, जैसे मित्र हैं। और अगर छोटा है तो, कनिष्ठ है तो चिरंजीव या प्रिय। तो संबोधन करने का तरीका अलग अलग है उम्र और आयु और उसके पद के अनुसार। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन बातों के आधार पर ही कोई पत्र ठीक होता है या वो प्रारूप की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, ये निर्धारित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे आए हम, दूसरा अंश होता है अभिवादन का, जो संबोधन के अंतर्गत ही मैंने बतलाया था। तो आप देखेंगे कि अभिवादन में औपचारिक जो पत्र हैं वहाँ सिर्फ महोदय लिख दिया जाता है, बस विषय के नीचे महोदय लिखते हैं, तो बस यही पर्याप्त है। अभिवादन में आपको और अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। संबोधन आपने सेवा में कर ही दिया है, और सेवा में कहने का अभिप्राय यह है कि हमने उन्हें पर्याप्त महत्व दे दिया है, हम उनके सेवक हैं, सेवा में उनकी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अलग से फिर और आडंबरपूर्ण ढंग से शब्दावली इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, और उनमें जो है, जो ज्येष्ठ और वृद्ध को अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, आदाब, अपनी अपनी भावना और अनुभूति के अनुसार आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। समवयस्क या कनिष्ठ है तो उसे शुभाशीष, स्नेह और बहुत बहुत प्यार, दुलार, प्रसन्न रहो और नमस्कार ये भी कर सकते हैं। तो अगर समवयस्क है तो नमस्कार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के पत्रों में जो अभिवादन है उनमें अंतर देखने को मिलता है। आगे आए विषय वस्तु में। पत्रों की जो विषय वस्तु होती है, तो अनौपचारिक पत्रों का कोई विशेष प्रारूप नहीं ऐसा प्रचलन है, उसमें स्वच्छंद तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्रों में
तो ये ऐसा नहीं है। उसके पहले पैराग्राफ में आपको निवेदन करना है, और अगर कोई पहले पत्र लिख रखा है तो उसका जिक्र करना है, और किस विषय में लिख रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं, ये पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए वो कोई बड़ी बात है, ज़्यादा लंबा उस पत्र को लिखना है, तो उसे आप क्रम में मूल विषय को बांट लें और एक एक क्रम करके लिखते चले जाएं। और अंत में फिर अंतिम पैराग्राफ में आप प्रार्थना करते हैं कि आप वास्तव में संबंधित व्यक्ति से क्या चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं, तो वो प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद फिर आप धन्यवाद या साभार या आपकी अति कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी आदि संबोधन भी वहाँ पर लगाते हैं सबसे अंत में। तो ये पत्र का आप प्रारूप देख सकते हैं कि विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु जब औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है तो वहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि औपचारिक पत्रों में मैं आदि का प्रयोग कम से कम हो। वहाँ अनौपचारिक शब्दावली का प्रयोग करना, प्रथम पुरुष का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं माना जाता है। तो वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से ही, इनडायरेक्ट रूप से ही उस पत्र को लिखा जाता है और उसमें व्यक्ति बहुत कम प्रस्तुत होता है। अब आप आइए देखें समापन। समापन शब्द जो होता है, माता पिता के लिए अगर लिख रहा है बेटा बेटी तो पुत्र पुत्री, बेटा बेटी आपका। मित्र के लिए तो तुम्हारा तुम्हारी हो सकता है। कनिष्ठ के लिए है तो शुभ चिंतक, शुभेक्षु, शुभाभिलाषी, हितैषी, हितेक्षु, हित चिंतक, ये शब्द लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्रों में आपने देखा ही होगा कि दर्शनाभिलाषी, विनीत, ऐसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। दर्शनाभिलाषी का क्या मतलब है? जो दर्शन चाहते हैं, दर्शन की इच्छा रखने वाले। औपचारिक पत्रों में थोड़ा अंतर है। सरकारी कार्यालयों में आप लिखेंगे भवदीय। भवदीय शब्द का अर्थ होता है आपका। पुराने पत्र देखोगे आप उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यों से जो लिखे गए थे, तो उनमें एक शब्द आता है भवननिष्ठ। भवननिष्ठ का मतलब होता है योर्स फेथफुली। अंग्रेजी का जो शब्द है उसी को ट्रांसलेट किया गया भवननिष्ठ, आप में जो निष्ठा रखता है। और आवेदन है तो आवेदक आता है नीचे, और अपील वगैरह है तो वहाँ निवेदक आता है। तो सरकारी पत्रों में आप देख सकते हैं कि समापन शब्द थोड़े अलग हैं और वो ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। और वहाँ सरकारी पत्रों में आप ये नहीं लिखेंगे कि आपका बेटा या आपका शुभचिंतक या विनीत या दर्शनाभिलाषी, तो ये हास्यास्पद हो जाएगा। सरकारी पत्रों में आपको ऐसा ही लिखना है जैसे भवदीय, आवेदक, निवेदक, तो ये सारे बात ध्यान में रखना है। संलग्नक, वो पहले ही बताया जा चुका है कि संलग्नक जो है वो पत्र के अंत में नीचे बाईं तरफ, वहाँ अगर कोई संलग्नक है तो लगा दीजिए। और इसी तरह से पृष्ठांकन और प्रतिलिपि भी संलग्नक के नीचे सबसे अंत में ये लिखा जाता है कि इस पत्र को किसी और को भी भेजा जा रहा है, तो वो लिख दिया जाता है कि प्रतिलिपि अमुक महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। तो ये प्रतिलिपि का प्रावधान होता है। आवश्यकता होने पर ही प्रतिलिपि लिखी जाती है, अगर आवश्यकता ना हो तो फिर प्रतिलिपि की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आ चुके हैं कि जो हमने पत्र के अंग आदि के बारे में पढ़ा है वो उसका प्रारूप कैसा होता है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक अनौपचारिक पत्र है, उसका नमूना है। ये किसी पुत्र के द्वारा अपने पिताजी को लिखा जा रहा है और इन्होंने ये संबोधन किया है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। तो ये पहला हिस्सा जो है ये क्या है? ये संबोधन हो गया। और ये दूसरा हिस्सा ये हो गया अभिवादन, जैसा उसने अभिवादन किया। अब वो क्योंकि बड़े हैं उनसे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? चरण स्पर्श, उनके चरणों को छुआ है, प्रणाम किया है। अब आप देखें यहाँ वो मुख्य विषय पर आते हैं बिना किसी औपचारिकता के। क्या लिखते हैं कि कई दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। हम यहाँ कुशल पूर्वक रहकर भगवान से आपकी कुशलता एवं स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना करते हैं। पिताजी, मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। घर एवं बाहर के अधिकांश काम अब मैं ही करता हूं। तो पहले पैराग्राफ में पत्र लेखक ने अपना शुभ समाचार दिया और उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में भी प्रार्थना की और ये भी बताया कि घर कैसे चल रहा है। एक विषय पहले पैराग्राफ में समाप्त हुआ।
अब दूसरी बात उन्हें कहनी है, तो उन्होंने ये कहा कि सलोनी को आपको बहुत याद आती है। वो हर समय पापा पापा की रट लगाए रहती है, और इस बार घर आते समय उसके लिए गुड़ियों का उपहार लेते आइएगा। तो ये दूसरी बात कही। तीसरी बात, फिर अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये बात कहा। अगर आप बीमार हों तो डॉक्टर से परामर्श तुरंत ही ले कर इलाज कराएं। तो ये जैसे एक एक बात एक एक अनुच्छेद में कही गई है। और अंत में उन्होंने ये कहा कि आपके पत्र के जवाब के इंतज़ार में। तो ये लास्ट में उन्होंने इस पत्र में ये अपना किया। और यहाँ औपचारिक पत्र होता तो यहाँ लिखा जाता सधन्यवाद। अब आप देख रहे हैं ये बाईं तरफ यहाँ दिनांक है, और इधर दाहिनी तरफ समापन शब्द है। समापन शब्द यहाँ क्या है? आपका पुत्र। और फिर उसके बाद यहाँ साइन होगा, और उसके नीचे नाम होगा, और फिर ये एड्रेस है। एड्रेस के दो हिस्से हैं, पहले मकान नंबर और उस मोहल्ले का नाम, और फिर जनपद का नाम। अगर मान लीजिए राज्य से बाहर भेज रहे हैं तो फिर यहाँ उत्तर प्रदेश या जो भी जगह होती है उस जगह का नाम। और अगर मान लीजिए देश से बाहर है तो वो फिर भारत भी लिखा जाता। और अगर इसके साथ ही पिन कोड लिखना नहीं भूलना है, पिन कोड भी लिखा जाता है। तो ये एक तरह का अनौपचारिक पत्र था जो पिता ने पुत्र को लिखा था। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र या शासकीय पत्र। ये बिल्कुल अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ एक ये पत्र है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर तो ये लिखा गया है ईमेल या फैक्स से, कि इस पत्र को या तो फैक्स से भेज दो या ईमेल से। और फिर ये पत्र संख्या दी गई है। हर सरकारी पत्र की एक संख्या होती है जिसके आधार पे उसे बाद में भी खोजा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये आप संख्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे ऊपर कॉर्नर पे, या कभी कभी कार्यालयी पत्र है तो ठीक बीचों बीच ये संख्या लिख दी जाती है। तो आप ये देखिए कभी कभी ये बीचों बीच यहीं पर सीधे ये संख्या लिखी मिलेगी, और अक्सर यहाँ कोने में लिखेगी। अब यहाँ देखें कि जैसा मैंने पहले बताया था कि सरकारी पत्रों में प्रेषक भी कभी कभी लिखा मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रेषक किन्होंने भेजा है वो पहले ही लिख दिया गया है। इनका नाम लिखा गया, और साथ ही साथ इनका पद नाम, और फिर इनका विभाग, और फिर कहाँ पर कार्यरत हैं वो ये लिखा गया। और उसके बाद फिर सेवा में ये संबोधन है। संबोधन में इन्होंने चूँकि 3 अधिकारियों को एक साथ ये पत्र लिखा है, तो मंडलायुक्त, कमिश्नर और जिलाधिकारी महोदय को, तो इसलिए 1 2 3 करके इन्होंने संबोधन किया है। सरकारी पत्रों में एक पत्रांक के साथ साथ वो जगह और स्थान और दिनांक लिखने का नीचे रिवाज नहीं है, बल्कि वो यहाँ लिखा गया है। कहाँ से जारी हुआ है वो लिखा गया है। और इधर आप देखेंगे तो स्थान और दिनांक यहाँ लिखा हुआ है बीच में, विषय से पहले। और उसके बाद फिर सीधे विषय पर है। ये देखें आप, यहाँ ये विषय लिखा हुआ है, और इस विषय में इन्होंने संक्षेप में उस पत्र के जो मूल विषय है उसे रेखांकित किया है। प्रिय छात्रों, एक बात का आप ध्यान रखें प्रारूप में कि ये जो प्रेषक है तो उसी के नीचे सेवक है, उसी के नीचे फिर ये विषय है, और यहाँ एक शब्द की जगह छोड़ करके और ये लिखा गया है। ये आप देखें 1 2 3 एक जगह छोड़ करके और ये लिखा गया है। तो इसका जो प्रारूप है उस पर बहुत गौर करना है, ध्यान करना है। फिर देखें आप ये महोदय जो है, ये महोदय भी एक शब्द इधर हटा करके और ऊपर युक्त फिर उसके आगे से शुरू हुआ है। अगर आप इस पत्र औपचारिक पत्र को पढ़ें तो आप देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले पूर्व में जो पत्र जारी किए गए हैं उनका जिक्र किया है। यहाँ देखिए कि पहले ये पत्र जारी किए गए थे, और उन्हीं के क्रम में अब आगे कोई बात कहना चाह रहे हैं। पत्र बड़ा है तो उन्होंने उसको 2 3 4 ये संख्या डाल करके और क्रम से अनुच्छेदों में अलग अलग बांट करके प्रस्तुत किया है। और फिर अंत में उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है वो आया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लेखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह आप देखें तो उन्होंने अंत में वो अनुरोध या वो आदेश दिया है जो उस पत्र में वो करना चाह रहे थे। पहले उन्होंने उन सारी बातों को प्रस्तुत किया और उसके बाद फिर अंत में उन्होंने आदेश दिया। यहाँ आप देखें कि उसके साथ ये संलग्नक लिखा हुआ है, और इधर है भवदीय, और यहाँ नाम, और उसके बाद फिर पता। तो आप ये देखें, ये भवदीय लिखा हुआ है, सरकारी पत्र है, फिर उन्होंने साइन किया है ये, और फिर अपना नाम जो जिस अधिकारी का ये पत्र है, और फिर उसके बाद पद नाम। और एड्रेस चूँकि इसमें
प्रेषक के समय ही लिख दिया गया, तो इसलिए यहाँ पता लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए ये यहाँ प्रेषक न लिखा गया होता तो यहाँ फिर पूरा एड्रेस औपचारिक पत्र में लिखा जाता। संलग्नक आप ये देख रहे हैं, यहाँ संलग्नक लिखा हुआ है क्योंकि इसके साथ एक पत्र और वो जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ संलग्नक की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा संलग्नक यथोक्त। यथोक्त का मतलब है यथा उक्त, यथा और प्लस उक्त। तो यथोक्त में जो है ये आप देख सकते हैं संधि है, तो आ और उ दोनों मिलकर के ओ बन गए, गुण संधि है यथोक्त। तो जैसा कहा गया है, यथा माने जैसा और उक्त माने कहा गया है। तो पहले ही उन्होंने जिक्र कर दिया था उस पत्र का, तो उन्होंने कहा कि संलग्नक मतलब इसके पत्र के साथ वो चीज़ लगी हुई जो हमने पत्र में कह रखा है। अब आप देखें यहाँ नीचे तो संख्या और दिनांक दिया हुआ, इसे पृष्ठांकन कहते हैं। और फिर लिखा नीचे कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो प्रतिलिपि भी यहाँ दी जा रही है। किन किन को दी जा रही है कि इस पत्र को इतने लोगों को भी भेजा जाए। तो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, उनको तो मुख्य रूप से भेजा गया और इन्हें इसकी कॉपी भेजी गई है ताकि वो भी देख लें कि ये कार्रवाई चल रही है। और फिर यहाँ पर भी उन्होंने वो साइन किए हैं। तो आप औपचारिक पत्र अगर देखें तो उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार का होता है, और ये पूर्ण शासकीय पत्र है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ प्रेषक भी दिया हुआ है, और नहीं तो आपको यहाँ से औपचारिक पत्रों में आपको यहाँ से शुरू करना है। और ये जो पत्रांक है इसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी, और शेष चीज़ें आपकी लगभग ऐसी ही होंगी। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक क्रम जो ध्यान रखना है प्रारूप का कि वो ये है कि प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय, ये सारे शब्द एक लाइन में हैं, एक क्रम में हैं, और एक शब्द की जगह छोड़ करके तब लिखे गए हैं। यहाँ देखें आप तो पहले नाम है, अगर आप लिखते तो यहाँ सेवा में लिखना है तो देखिए यहाँ पदनाम है, मंडलायुक्त पदनाम है, फिर उनका एड्रेस है। क्योंकि पता उनका पूरे उत्तर प्रदेश में उनका ज्यूरिडिक्शन है, उनका कार्यक्षेत्र है, तो इसलिए सीधे उत्तर प्रदेश लिख दिए। और अगर मान लीजिए कहीं और नीचे स्तर का कोई ज्यूरिडिक्शन होता तो मंडलायुक्त के नीचे फिर उसका वो स्थान का नाम, कार्यालय का नाम, जगह का नाम, पिन कोड, ये सब लिखा जाता। और यहाँ आप देखें कि दिनांक जो है ये यहाँ डला हुआ है, चूँकि इसमें पहले ऊपर डाल दिया गया, नहीं तो आपको दिनांक फिर यहाँ डालना है इस जगह पे, और यहाँ भाव दिए ये लिखना ही है। और अगर संलग्नक है तो संलग्नक से ऊपर रहेगा ये दिनांक सामान्य पत्रों में, और ये चूँकि शासकीय पत्र है तो इसलिए यहाँ ये लिखा गया है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि औपचारिक पत्रों में ही जब आप लिखते हैं तो आपको कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ प्रधानाचार्य महोदय को संबोधित एक औपचारिक पत्र है, तो ये देखें पार्ट 1 ये है संबोधन जो लाल से है, और यहाँ हमने लिखा सेवा में, और यहाँ कॉमा लगाया, और यहाँ सीधे उनके पद नाम को लिखा, और ये कॉलेज का नाम लिख दिया, और उसके बाद फिर ये एड्रेस लिख दिया, पता लिख दिया। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ प्रधानाचार्य के बाद भी कॉमा लगा है, फिर यहाँ कॉलेज के बाद कॉमा लगा है, और जब ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ पूर्ण विराम लगा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और प्रधानाचार्य हमने वहाँ लिखा है जहाँ ये में का कॉमा ख़त्म होता है उसके ठीक सामने नीचे। और फिर दूसरा हिस्सा होता है विषय, किस विषय में है। तो अब ये छात्र है और ये छात्र पुस्तक और वर्दी की में सहायता चाहता है कि विद्यालय की ओर से उसे कुछ आर्थिक मदद की जाए, तो संक्षिप्त विषय लिखा है। विषय में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी होती है, केवल संकेत करना होता है कि हम किस विषय में ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ उसे ज़रूरत है वर्दी और पुस्तक खरीदने के लिए कुछ आर्थिक मदद की, तो उसने वो केवल 5-7 शब्दों में अपना विषय निर्धारित कर दिया। अब यहाँ अभिवादन है, यहाँ ये महोदय कहा आपने, और फिर सविनय निवेदन। सविनय का मतलब होता है विनय के साथ, प्रार्थना के साथ ये निवेदन है। और फिर छात्र जो है वो अपना निवेदन करता है कि मैं इस विद्यालय में कक्षा 11A का छात्र हूँ, और मैं अपनी कक्षा एवं श्रेणी में सदा प्रथम रहता आया हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय बहुत कम है, घर में 3 भाई बहन हैं, घर का सामान्य खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है, कठिनाई से चलता है। आर्थिक तंगी के कारण पिताजी मुझे वर्दी और पुस्तकें दिलाने में असमर्थ है। तो पहले अंश में आप ध्यान से देखें तो उस छात्र ने मैं क्या हूँ पहले ये बताया कि मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, फिर क्या समस्या है ये बतलाया। तो पहले अंश में उसने पूरी समस्या का उल्लेख कर दिया। अब दूसरे अंश में, विषय के दूसरे अंश में
वो प्रार्थना कर रहा है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि, क्या चाहता है वो ये चाहता है कि उसे जो है वर्दी और पुस्तक खरीदने के लिए छात्र निधि से, विद्यालय की जो विद्यालय का जो कोष है, विद्यालय का जो हम जहाँ पैसा रहता है उस फंड से वर्दी और उसके लिए खरीदने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए उसे कुछ मदद की जाए। तो और एक बात का और ध्यान रखना है प्रिय छात्रों, कि अगर आप अपने से बड़े किसी अधिकारी को, व्यक्ति को लिख रहे हैं तो वहाँ हमेशा कृपा शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो आप वहाँ कष्ट लिख सकते हैं, कष्ट करें। तो ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद फिर नीचे, ठीक पत्र के नीचे आपने सधन्यवाद का, सधन्यवाद का मतलब होता है धन्यवाद सहित, आपने इसे बीचों बीच किया और इसमें संबोधन का चिन्ह लगाया। ये बहुत आवश्यक है। यहाँ या तो पूर्ण विराम लगता है या संबोधन, चूँकि यहाँ आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं तो इसलिए संबोधन का चिन्ह ठीक रहेगा। और यहाँ बाईं तरफ दिनांक है और उसके बाद फिर दाहिनी तरफ समापन शब्द है। समापन शब्द आपका आज्ञाकारी शिष्य, और या फिर लिख दीजिए भवदीय आपका। अगर संक्षिप्त लिखना चाह रहे हैं तो भवदीय भी लिख सकते हैं। फिर छात्र ने अपना नाम लिखा कोष्ठक में, अपने कक्षा का नाम लिखा, अनुक्रमांक लिखा, अपना एसआर नंबर लिखा, कॉलेज का नाम लिखा और एड्रेस लिखा। तो ये सारी चीज़ें लिखा, तब उसका ये पत्र पूरी तरह से पूर्ण हुआ। और इस प्रकार से ये एक औपचारिक प्रार्थना पत्र है जिसमें मदद की गुहार लगाई गई है। दूसरे किस्म का पत्र ये देखें, ये अवकाश प्रार्थना पत्र है। ये भी बिल्कुल उसी प्रारूप में है, केवल अंतर सिर्फ विषय का है ये, कि इसमें अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कहा गया कि मेरा नाम ये है, मैं विद्यालय में अध्ययनरत हूँ इस क्लास में, और मुझे कल रात से तेज बुखार है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का आराम करने की सलाह दी है। तो इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप इस तारीख को मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर से कृपा शब्द है और यहाँ आपने सधन्यवाद कहा और यहाँ आज्ञाकारी छात्र या फिर भवदीय। तो ये भी उसी प्रारूप में है। अगर आवेदन पत्र देखें, जो आवेदन किया जाता है किसी नौकरी के लिए, तो या तो उसका कोई प्रारूप वो जारी करते हैं, उसको भरना होता है, और अगर कोई प्रारूप नहीं है तो सामान्यतः आप ऐसे लिख सकते हैं। सेवा में मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक में कोई नौकरी निकली है और उसके प्रबंधक को, मैनेजर को आप लिख रहे हैं प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, और उसका एड्रेस लिखा कहाँ पे है, और ये विषय लिखा आपने कि बैंक रोकड़िया के पद हेतु आवेदन पत्र। बैंक रोकड़िया कैशियर के लिए, जो बैंक का कैशियर होता है। तो यहाँ विषय में आपने क्या किया है, बिल्कुल संक्षेप में आपने बता दिया कि किस बारे में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ फिर उसके बाद महोदय कहा उन्हें, और फिर समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके यहाँ ये पद खाली है, मैं इसका आवेदन करना चाहता हूँ और मेरी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ अब आप विवरण दे रहे हैं शैक्षिक योग्यता का, अनुभव का। तो ये बताया कि इस तरह से इसको आप टेबल बनाकर भी दे सकते हैं, सामान्य तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ इन्होंने नीचे लिखा कि मैं इस कंपनी में पिछले 5 वर्ष से कैशियर का काम कर रहा था और ये काम करने में मैं सक्षम हूँ। तो ये उसने पूरा विवरण दे दिया। अब उसके बाद जो अंश आता है वो प्रार्थना का अंश आता है, और प्रार्थना अंश में देखें तो वो ये कहता है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि बैंक रोकड़िया के पद हेतु नियुक्ति करने पर मेरे भी इस प्रार्थना पत्र का आवेदन पत्र पर विचार करने की कृपा करें। और यहाँ सधन्यवाद, यहाँ दिनांक है, और अगर ज़रूरत है तो यहाँ स्थान भी इसके नीचे लिखा जा सकता है। स्थान में जैसे मेरठ लिख दिया, और संलग्नक यहाँ है ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने ये पढ़ाई कर रखी है, ये अनुभव प्राप्त कर रखा है। तो कैसे पता चलेगा कि ये अनुभव प्राप्त कर रखा है कि नहीं, तो वो सारे कागजात इसके साथ संलग्न होंगे इस पत्र के साथ। और यहाँ भवदीय लिखा, यहाँ अपना साइन किया, बीच में जो जगह बचती है बीच में यहाँ पे, यहाँ रमेश है तो यहाँ साइन किया, और ये भवदीय हुआ, ये रमेश, और यहाँ एड्रेस है, पता है, ये उसका विस्तारित पता है, ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल। तो इस प्रकार से ये एक औपचारिक पत्र, आवेदन पत्र है, जिसमें वो आवेदन करता है, बताता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है। आवेदन जो होता है वो ऋण के लिए किया जा सकता है। अगर ऋण के लिए होता तो भी यहाँ लिखा जाता कि मुझे इस कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता है और मैं इसके लिए ये कागज़ लगा रहा हूँ और इसलिए मुझे ऋण दिया जाए। तो उसका भी प्रारूप यही है। विशेष बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जो जहाँ लिखा जाना है वहाँ लिखा जाना है। सेवा में अगर इस साइड में लिखा है फिर उसके नीचे ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है,
तो इसका प्रारूप जो निर्धारित है वो ये ध्यान रखना है, ये इसके ठीक नीचे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ये क्रम ध्यान में रखना है। और इस इधर भी ठीक फिर अनुभव और ये सारी चीज़ें फिर नीचे आएंगी, तो इसी क्रम में लिखना है। अब आप देखें जो अनुच्छेद बनता है उसको भी हम कैसे बनाते हैं, एक शब्द का गैप छोड़ करके महोदय से और यहाँ अतः से, तब हमने अनुच्छेद बनाया है। तो इसका एक निर्धारित प्रारूप है, इसको अच्छी तरह से आपको देखना चाहिए। अगर इस निर्धारित प्रारूप में आप लिखते हैं तभी अंक प्राप्त होते हैं, अगर इस निर्धारित प्रारूप में आप नहीं लिखेंगे तो वो पत्र त्रुटिपूर्ण माना जाएगा और परीक्षा में आपके अंक कम हो जाएंगे। तो प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज विस्तार से पत्र लेखन और उसके स्वरूप के बारे में जाना है, तो इससे आप लाभान्वित होंगे और परीक्षा में भी इसके आधार पर अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। और उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि पत्र लेखन जो है वो अभ्यास की वस्तु है। एक बार में आप उसे नहीं समझ पाएंगे, जब आप बार बार उसे लिखेंगे और जांच करेंगे कि किस प्रकार से इसमें कौन सी त्रुटि रह गई है, तब आपको आभास होगा कि आप प्रारूप का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस व्याख्यान को मुझे समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आगे फिर नए व्याख्यान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।